हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए जो हिस्ट्री है उसके कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य काल तथा मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे उनको। और ये सीरीज आने वाले सभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे एग्ज़ाम्स में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि परिहारों मतलब कि जो राजकीय मांग थी और दावों से छूटों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो परिहार मतलब क्या होता है, ये होती है राजकीय मांगे और इसका उल्लेख हमें मिलता है गौतमी पुत्र शातकर्णी का एक अभिलेख में। और इसका अभिलेख कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है वासव दत्ता और रावण वध के रचयिता कौन है। तो वासव दत्ता का रचयिता है सुबंधु, रावण वध के रचयिता है भट्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कौन, यूनानी शासक मिनांडर, एंड देन गोंडोफर्नीस, फिर उसके बाद में आता है चस्टन, एंड सबसे लास्ट में आता है रुद्रदामन। तो इसका हो जाएगा 2A, D, C। तो मिनांडर जो था ये यूनानी शासक था, गोंडोफर्नीस पहला या फिर पर्थियन शासक था, चस्टन कर्दमक शासक था, एंड रुद्रदामन एक शासक था। भारत वर्ष मतलब कि जो जिसे हम कहते हैं भारतवर्ष, इसका पहला पहला अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कहाँ पर है ये, उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में है। और जो खारवेल था वो चेदी वंश का शासक था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। और यदि हम बात करें हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख जो कि कहाँ पे है, विदिशा एमपी में है, तो उससे पता चलता है कि जो यवन राजा था, राजदूत था, ठीक है, यवन राजदूत था हेलियोडोरस, ये वैदिक धर्म से प्रभावित होकर इसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। साथ ही जो संस्कृत भाषा इसमें लिखा गया सबसे प्राचीन प्रशस्ति है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। साथ ही अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेखी प्रमाण मिलता है, इसमें यह है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। नासिक गुहा संख्या 10 के अभिलेखानुसार शक सातवाहन काल में अक्षय नीवि पर ब्याज दर थी, कितनी थी, 9 से 12% थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देते हैं। तो इसमें जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, यही सिर्फ तलाक की अनुमति देता है। अर्थशास्त्र में उल्लेख है विविता अध्यक्ष का। तो विविता अध्यक्ष क्या था, तो ये मौर्य पीरियड में था, चारा गांव का अध्यक्ष विविता अध्यक्ष। और मौर्य पीरियड में जो बड़े अध्यक्ष था ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था, सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था, गणिका अध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष था, हस्ती अध्यक्ष जो हाथियों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था उसे कहते थे हस्ती अध्यक्ष, एंड विविता अध्यक्ष इसे चारागाह का अध्यक्ष भी कहते थे। नेक्स्ट है कह रहे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य के द्वारा नियुक्त अध्यक्ष का उल्लेख करता है कितने, तो कहीं पर 25 हैं, कहीं 26 एंड 27 हैं। तो ये कहीं पर भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। नेक्स्ट है अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था, तो ये हो जाएगा सातवाहन पीरियड में। डायमेकस जो कि एक राजदूत था, सीरिया से आया था, तो किसके दरबार में भेजा गया था, बिंदुसार के, बिंबसार मतलब आइएगा, ये हो जाएगा बिंदुसार। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति होती है, तो ये होगी सुर्ख कोतल से। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ क्या था, तो ये राजकोष या फिर भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है, तो ये हो जाएगा हुविस्क फर्स्ट के सिक्कों पर। हुविस्क के सिक्कों पर अंकित है अहुर माजदा देवता, ठीक है, ये संबंधित थे, ये एक पारसी देवता थे। और हुविस्क ने बहुत ही स्वर्ण तथा ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है, ये हो जाएगा महावंश टीका में। और चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। नेक्स्ट है कण्व वंश के शासक दिए हैं, उनको हमें कालक्रम के अनुसार अरेंज करना। तो सबसे पहले कण्व वंश की स्थापना की जाती है वासुदेव के द्वारा, फिर उसके बाद उसका शासक आता है भूमिमित्र, देन नारायण, एंड उसके बाद आते हैं सुशर्मन। तो इसका हो जाएगा 1, 3, 2, 4। तो शुंग वंश का अंतिम शासक होता देवभूति और इसकी ही हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है ओशो प्रकार की मुद्रा चलाई गई थी किसके द्वारा, ये चलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट रबातक अभिलेख के अनुसार कनिष्क ने अपने एक अधिकारी को एक मंदिर के निर्माण का आदेश दिया जहां पर नाना देवी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्थापित करना था। तो वह अधिकारी कौन था, तो हो जाएगा शफर।
अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्णन के साथ गजतमे लेख है? तो ये है कालसी में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो कि बलिवर्ध शैली में लिखा गया था? तो ये हो जाएगा एरागुडी अभिलेख। किस यूनानी शासक ने कवि शीये नगर देवता लेख अपने सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया था? तो ये हो जाएगा यूक्रेटाइटिस। कौन सा अभिलेख है जो कि कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत है? तो ये हो जाएगा रबातक अभिलेख। भारत में लेख और जो चित्र हैं उनके द्वारा युक्त सिक्कों का प्रचलन कराया गया था। किसके द्वारा? तो ये कराया गया था इंडो ग्रीक्स के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के जो 7 अंग थे उनमें शामिल कौन सा था? तो उसमें था स्वामी, अमात्य, जनपद। उसमें युवराज नहीं था, तो इसका हो जाएगा ए, बी एंड सी। तो जो कौटिल्य के द्वारा रचित है अर्थशास्त्र, और यही भारत का सर्वप्रथम ग्रंथ है और इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही इसने सप्तांक सिद्धांत के 7 अनिवार्य अंग बताए हैं। और वो सप्तांक सिद्धांतों में क्या है? स्वामी मतलब कि राजा, अमात्य जो कि मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे, इन्हें चक्षु या नेत्र कहा जाता था। जनपद ये भुजा होती थी, दुर्ग ये भी भुजा होती थी, कोश होता था मतलब खजाना, एंड दंड या जो बल था ये एक मस्तिष्क कहलाता था, एंड मित्र ये कान होते थे। साथ ही अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो युवराज है उसको राजा का उत्तराधिकारी माना जाता है। सम्राट अशोक का 7वां स्तंभ लेख पाया गया है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा दिल्ली टोपरा स्तंभ। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ने वाले प्रमाण का क्या है? तो वो हो जाएगा पूरा लेख विधा साक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी था जो कि अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो वो हो जाएगा समाहर्ता। तो समाहर्ता का कार्य क्या था? वह राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, सेनापति या युद्ध विभाग का मंत्री कहलाता था, युवराज या राजा का उत्तराधिकारी होता था, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, एंड व्यवहारिक क्या था? ये दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के द्वारा उल्लेखित है एरिस्टोनोमोई अधिकारी, इसका संबंध था किससे? तो यह नगर का अधिकारी होता था। और जो एग्रोनोमोई था वो क्या था? वो जिले तथा सड़क निर्माण का प्रमुख अधिकारी होता था। रूपदर्शक ये सिक्कों की जांच करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी था, एंड प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी था, एंड व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था। नेक्स्ट है, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा सबसे प्राचीन है? तो हो जाएगा रुम्मणीदेही स्तंभ लेख। और ये स्तंभ मथुरा तथा चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर, मतलब कि पूर्वी भाग को छोड़कर। नेक्स्ट है, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या अर्थ था? तो ये आकलन तथा संग्रहण का प्रभारी अधिकारी होता था। निम्नलिखित में से किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा और लेखा होते थे? तो हो जाएगा अक्षपट्टला अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी राजा मगधे कहता है? तो हो जाएगा भाब्रू शिलालेख में। और इसी भाब्रू अभिलेख में ही बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से बुद्धम, धम्म एंड संघ का उल्लेख मिलता है। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो वो भेजा था महाधर्म रक्षित को। तथा अशोक ने महेंद्र तथा संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में, मनजांति को कश्मीर तथा कांधार क्षेत्र में, महारक्षित को यूनान देश मतलब यमन में, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र क्षेत्र में, महादेव को महिष मंडल मतलब कि मैसूर क्षेत्र में, एंड रक्षित को बनवासी कर्नाटक क्षेत्र में, धर्म रक्षित को अपरांतक क्षेत्र में भेजा था, मंजीम को हिमालय देश में, एंड सोन तथा उत्तरा को सुवर्ण भूमि में भेजा था। निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? तो ये हो जाएगी सांची से। मौर्य के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था, और यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में है? तो हो जाएगा कलिंग शिलालेख में। मौर्य प्रशासन में कुपाध्यक्ष क्या था? तो कुपाध्यक्ष ये वन संसाधन से संबंधित था। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है इसमें 26 या 27 प्रकार के अध्यक्ष हैं, जो कि कन्फर्म नहीं है, मतलब कि निश्चित नहीं है। अशोक के किस शिलालेख में कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा रानी का शिलालेख। चरक निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? तो ये कनिष्क का समकालीन था। रुद्रतामन का कौन सा शिलालेख है जो कि चंद्रगुप्त के द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के विलय को प्रमाणित करता है? तो ये हो जाएगा जूनागढ़।
निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक विशिष्ट क्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा दक्कन क्षेत्र नहीं था। मौर्य साम्राज्य में गंगा घाटी का क्षेत्र था, राज्य के परिधीय क्षेत्र थे एंड मगध के आसपास का महानगरीय क्षेत्र था। अंतिम महान मौर्य शासक संप्रप्ति, ठीक है, इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? तो ये भी जैन धर्म का संरक्षक था। नेक्स्ट है अरुणद यवना साकेतम, अरुणद यवनो मध्यमिकाम। शुंग काल के यवन आक्रमण के बारे में यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये हो जाएगा महाभाष्य में मिलता है। शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री थी, ठीक है, और इनका विवाह सातवाहन के नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख से सूचित होता है? तो ये हो जाएगा कन्हेरी अभिलेख से। निम्नलिखित जो सातवाहन शासक है इन्हें सही कालक्रमानुसार लगाना। तो सबसे पहले सातवाहन शासक होता है सिमूम या सिमू को, फिर उसके बाद होता है शातकर्णी फर्स्ट, देन गौतमी पुत्र शातकर्णी एंड सबसे लास्ट में होता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो इसका हो जाएगा DCBA। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा साहूगौरा ताम्रपत्र यूपी में है एंड महास्थान अभिलेख। तो इसका हो जाएगा 3 और 4। अशोक का समकालीन मिस्र मतलब कि इजिप्ट का शासक कौन था? तो हो जाएगा टॉलमी द्वितीय फिलिडेल्फस। नेक्स्ट है मौर्य काल में कौन सी प्रकार की भूमि राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी? तो हो जाएगी सीता भूमि। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को तक्षशिला से जोड़ने वाला मार्ग किसकी देन थी? तो ये हो जाएगी मौर्यों की देन थी। किसने कहा कि भारतीय ना तो किसी का बुरा करते हैं और ना ही किसी का बुरा सहन करते हैं? तो ये कहा था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विवाह किया था? तो ये हो जाएगा हेलेना से। अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये हो जाएंगे ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो हैं खरोष्ठी, अरामिक, ग्रीक, ब्राह्मी आदि लिपियों में। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य इनमें से किस जैन भिक्षु के शिष्य थे? तो वो थे भद्रबाहु के। इनमें से कौन सी लिपियों को अशोक के शासन में पूरे साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया था? तो वो हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किस शासक के शासनकाल में हराया था? तो यह हराया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। इनमें से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? तो हो जाएगा माइनर रॉक एडिक्ट 1। नेक्स्ट है भारतीय पुरालेख से संबंधित स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सा गलत है। पहला करेगी खरोष्ठी लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यह मुख्यतः प्राचीन भारत के गांधार क्षेत्र में व्यवहृत थी, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा करेगी गुप्त ब्राह्मी का विकास सिद्ध मातृका नामक लिपि में हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है सेकंड। थर्ड करेगी जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेखों के शासक के रूप में मौर्य शासक अशोक की पहचान की गई है क्या? नहीं, तो इसका थर्ड गलत है और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से ये श्रीलंका के राजा की पहचान की थी, ना कि अशोक की, क्योंकि सबसे पहले टर्नर महोदय के द्वारा प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की गई थी। नेक्स्ट है व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते समय समूह में चलते थे, इसे कहते थे क्या? सार्थ या सार्थवाह, जिसे व्यापारी काफिलों का प्रधान कहते थे। निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ नहीं भेजा गया था? तो ये हो जाएगा महिष। किसे भेजा था? रक्षित को, महादेव को एंड धर्म रक्षित को। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला कह कि मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था, बिल्कुल सही है। कारण यह है कि जो विशाल मौर्य साम्राज्य था ये प्रांतों में विभाजित था जो कि सामान्यतया राजकुमारों के द्वारा शासित थे। तो यस, इसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख यवन शासक और उनसे जुड़ा क्षेत्र है। तो एंटियोकस सेकंड संबंधित है सीरिया से, टालमी द्वितीय मिस्र मतलब कि इजिप्ट से, एंड एंटीगोनस था मैसिडोनिया से, एंड मगध था साइरिन से। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधित कर नहीं था? तो इसमें भाग होता था, बलि होता था, उदक होता था, लेकिन शुल्क नहीं था। और यदि हम बात करें भाग की तो यह एक कर था जो कि निजी भूमि से लिया जाने वाला कर था। बलि ये धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर था, एंड उदक ये कृषकों को राज्य के द्वारा कृत्रिम सिंचाई प्रबंधन करने पर लिया जाने वाला कर था। और शुल्क क्या था? तो यह कर सीमा शुल्क के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभों के बारे में स्टेटमेंट दिया है। पहला कह रहा है कि अशोक के मुख्य स्तंभ लेख उत्तर भारत में मिलते हैं क्या? बिल्कुल सही है।
6 स्तंभ लेख हैं जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हैं? नहीं, दूसरा गलत है। सी कह रहा है कि स्तंभों के यष्टि तथा ऊर्ध्व भाग 2 अलग अलग पत्थरों से भी निर्मित हैं। बिल्कुल सही है सी। डी कह रहा है कि जो ऊर्ध्व भाग है इसकी समस्त आकृतियां पशुओं की हैं। तो यस, इसका सही है ए, सी एंड डी। और अशोक के जो मेनली स्तंभ लेख हैं ये उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से मिलते हैं। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है। मुल्लाई क्या होता था? ये होता था पशुचारण क्षेत्र। पालाई, पालाई होता था शुष्क भूभाग क्षेत्र। कुरिंची पर्वतीय क्षेत्र होता था तथा मरुतम ये नदी भूभाग क्षेत्र था। किन शासकों के सिक्कों पर ध्रुमीय मतलब कि धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? तो ये है पहलव शासकों पर। किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? तो ये हो जाएगा शाही खानदान के राजकुमार को। पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रिया की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? तो हो जाएगी पहली दूसरी शताब्दी। नेक्स्ट है कह रहा है कि रुपया रूप प्रकार के जो सिक्के थे इनके निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? तो ये होती थी रजत धातु की। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? तो ये क्या है? पांड्य शासक का। संगम साहित्य ग्रंथ है तोल्काप्पियम, ये किस विधा से संबंधित है? तो ये संबंधित है व्याकरण से। निम्नलिखित उत्खनित स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं अरिकामेडू से। धरड़ और पुराण को निम्नलिखित में से किसके रूप में पहचाना जाता है? तो ये पहचाना जाता है मुद्राओं के रूप में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण एंड कितने श्लोक हैं? तो 15 अधिकरण हैं एंड 6000 श्लोक हैं तथा 180 प्रकरण हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में ब्रिटिश शासन के उप विभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल एक सही नहीं है? तो स्थानीय क्या होता था? ये 1000 नहीं, ये 800 ग्रामों का समूह होता था, तो इसका पहला भी सही नहीं है। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह था। खारवाटिक 200 गांवों का समूह था। संग्रहण 100 नहीं 10 गांव का समूह था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। किस अभिलेख में पुष्यमित्र के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे इलांगो अदिगल। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दिया है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र के लिए था? तो ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र के लिए था। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप स्वामी कहा है? तो ये कहा है महावंश में। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में थी? तो ये थी सातवाहनों के राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कि वाघभट्ट की अष्टांग हृदय ये किससे संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। भट्टी प्रोलू यह अभिलेख है ये किस धातु से निर्मित है? तो ये चांदी से निर्मित एक अभिलेख है। एंड नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं थी? तो ईसा पूर्व युग में क्या होता है? इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना होती है। विक्रम संवत की आरंभ होता है। चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं होती है, ये होती है 78 ईस्वी में, ठीक है, कनिष्क के टाइम पर। तो इसलिए इसका तीसरा गलत है एंड यही हो जाएगा आंसर। और खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये भी ईसा पूर्व युग में प्राचीन घटना से संबंधित है। मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों के द्वारा दिए गए उदाहरण से मिलती है। तो नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कौन कौन से हैं यूनानी लेखक? तो इनमें हो जाएंगे एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क एंड स्ट्रोबो, ये हो जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित होता था जिसमें सदस्यों की संख्या होती थी कितनी? 30। नेक्स्ट है उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धौली शिल्प संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है मौर्य से और ये मौर्य काल में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो ये क्या था? मौर्य ने। अर्थशास्त्र में उल्लेखित है शाप्तांक की अवधारणा और इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो शाप्तांक में स्वामीन है, मतलब कि स्वामी है, दुर्ग है, मित्र है, लेकिन इसमें प्रेक्षा नहीं है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें शाप्तांक सिद्धांत दिया है जिसमें शामिल है स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश की स्थापना होती है, देन मौर्य वंश, देन कुषाण एंड देन गुप्तास। निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो यक्षी एंड पालवाहक, हाथी, धौली, रामपुर और सांड शीर्ष स्तंभ ये सभी मौर्य काल से संबंधित है, लेकिन मथुरा में खड़े बुद्ध ये मौर्य काल से संबंधित नहीं है, ये है मौर्योत्तर पीरियड से।
प्रशस्ति का अर्थ लेख क्या है, तो ये हो जाएगी राजा की स्तुति करना। केवल एक ही शिलालेख है, ठीक है, जिसमें अशोक ने कर के आरोपण की बात की है, तो वो शिलालेख हो जाएगा रुम्मन स्तंभ शिलालेख। और यह कहाँ है, नेपाल के तराई रीजन में है, ठीक। और इसी रुम्मन शिलालेख से प्राप्त होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था और उसने यहाँ पे धार्मिक कर किसको, बलि को माफ किया था, और जो भूमि कर था उसको घटाकर कितना, 1/8 भाग किया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है, तो मौर्य काल में चित्रित धूसर मृतभांड ये संबंधित नहीं है मौर्य पीरियड से, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, ये वैदिक पीरियड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य है जो कि मौर्य काल के इतिहास के ज्ञान का साक्ष्य नहीं है, तो ये हो जाएगा चित्रित धूसर मृतभांड। निम्नलिखित में से किस वर्ष जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, तो ये हो जाएगा 1837 में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि कब थी, तो हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। किस प्राचीन भारतीय राजवंश में पहली बार शूद्रों को राज्य के द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भूमि में किसानों के रूप में बसने में सहायता प्रदान की थी, तो हो जाएंगे मौर्य में। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, तो उनमें से मेगास्थनीज था, डायमेकस था, और थर्ड कौन था, ये हो जाएगा डायनोसियस। कश्मीर में श्रीनगर बसाया गया था किसके द्वारा, अशोक के द्वारा बसाया गया था। और लोहार वंश का शासक है हर्ष, और इसी को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासन भार दिया गया था, तो हो जाएगा कौन सा, उज्जैनी एंड तक्षशिला। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, तो ये राज्य और शासन नीति ग्रंथ है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था, तो ये हो जाएगा शुंग वंश ने। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था, तो ये हो जाएगा मौर्य शासक दशरथ। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन सा था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है, और इसमें 180 प्रकरण भी है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है, तो बौद्ध जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख एंड कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये तीनों ही मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताता, तो हो जाएगा दिव्यावदान। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत के राजदूत के रूप में भेजा था, तो हो जाएगा डायनोसियस। निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था, तो ये हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके सही कालक्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा नियार्कस, देन स्ट्रेबो एंड देन प्लिनी, एंड सबसे लास्ट में आएगा टॉलमी। नेक्स्ट है कौन सा जैन साहित्य है जो कि मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है, तो इसमें आयोग के द्वारा आंसर माना गया था कल्प सूत्र, लेकिन जो कल्प सूत्र है ये भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी भी देता है, और परिशिष्ट पर्वन ये भी मौर्य काल की जानकारी देता है, लेकिन इसमें आयोग के द्वारा माना गया था आंसर ऑप्शन डी। मौर्य काल की अवधि में पूर्वी तटीय प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो हो जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था, तो ये हो जाएगा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। वह कौन सा मौर्य राजा जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार किया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस विदेश यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में प्रवेश किया था, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। और ये यूपी के टीजीटी 2004 में, 2010 में, हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में भी आया है। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमि की दर क्या थी, तो हो जाएगी उत्पादन का 1/4 से लेकर 1/6 के बीच में थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की यात्रा करने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में सबसे पहले कौन आया था, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था जो कि कंटक शोधन से संबंधित था, तो ये हो जाएगा न्यायालय। नेक्स्ट है प्रमुख लेखक हैं उनको कालक्रम के अनुसार लगाना है, तो इसमें सबसे पहले आएगा कौन, एरियन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा स्ट्रेबो, देन प्लिनी आता है, सबसे लास्ट में आता है टालमी, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार जो शासकीय कर्मचारी थे उनके अधिकतम और न्यूनतम वेतन क्या रेशियो क्या था, तो अधिकतम वेतन होता था 48,000 एंड न्यूनतम था 60।
नेक्स्ट है मैच द कॉलम है प्रमुख अधिकारी और उनसे जुड़ा विभाग है। तो कुप्याध्यक्ष ये वन संपदा का अध्यक्ष होता था। जो सन्निधाता था ये कोषागार का अध्यक्ष होता था। पढ़याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था एंड पौतवाध्यक्ष मापतौल विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी, तो ये थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो ये हो जाएगा, इसमें तमिलनाडु नहीं था, इसके क्षेत्र में थे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड बंगाल क्षेत्र। तो मौर्य सम्राट के जो अशोक के शिलालेख है उससे ज्ञात होता है कि उसके शासन के अंतर्गत 5 प्रांत थे, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, कलिंग, प्राची या अवंती, जिनमें से दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, कलिंग थी तोसली एंड प्राची की थी पाटलिपुत्र एंड अवंती उज्जैनी। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण क्या था, संभावित कारण बताना है। तो जो विशाल सैन्य वाहिनी थी, तो उनके रख रखाव में होने वाले खर्च और अधिकारियों को प्राप्त वेतन तथा जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से ही मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी। और हाँ, ये क्वेश्चन आया है टीजीटी में। मेगास्थनीज कौन था, तो यह एक राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस जैन साधु यानी कि जैन मुनि का नाम क्या था, तो वो था भद्रबाहु। मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पड़। और मौर्य काल में कौटिल्य ने प्रमुख रूप से 2 सिक्कों का उल्लेख किया है, दैट इज मासक एंड पड़। जो पड़ था चांदी का सिक्का था, मासक तांबे का सिक्का होता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषभ शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस में, जिसके लेखक है विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था, तो ये हो जाएगा पुष्यगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बताना है। पहला कह रहा है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के पश्चात ही युद्ध का त्याग किया था, क्या बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, गलत है इसका, तो यही हो जाएगा आंसर। थर्ड कह रहा है कि बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया है, बिल्कुल सही है। वृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था, ये भी करेक्ट है, इसका गलत है ओनली बी। नेक्स्ट है कौन मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में शामिल नहीं थे, तो इनमें दास नहीं था, ठीक है। तो जो मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित मौर्य साम्राज्य है, ठीक है, इसमें 7 वर्ग कौन कौन से थे। दार्शनिक था, कृषक होता था, योद्धा, पशुपालक, कारीगर या फिर शिल्पकार और निरीक्षक तथा मंत्री होता था। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और वो कहाँ से शासन कर रहा था, तो वो सीरिया का शासक था। निम्नलिखित में से किसे आश्रित पत्नी और बच्चों की समुचित व्यवस्था के बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया गया था, तो हो जाएगा कौटिल्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के समय सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे, तो हो जाएगा मौर्य। निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था, तो ये कहा था प्लूटार्क ने। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है, तो ये है कर्नाटक में। मेगास्थनीज मौर्य के स्थान में किसके रूप में आया था, तो वो आया था सेल्यूकस के राजदूत के रूप में। अगला है निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है, तो इसमें सबसे बड़ी होती थी स्थानीय जो कि 800 गांवों का समूह थी, देन द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, कावर्टिक ये 200 गांवों का समूह थी एंड संग्रहण 100 गांवों का समूह था। रूपदर्शक शब्दावली किससे संबंधित है, तो ये मुद्रा इंस्पेक्टर होता था। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है, अकराध्यक्ष क्या था, तो ये खानों का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष वन संपदा से संबंधित था। पढ़याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष मापतौल से संबंधित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई थी जो कि 800 गांवों का समूह थी। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में जो रिपोर्टर थे उन्हें कहते थे प्रतिवेदक। मेगास्थनीज के लेखक में उल्लेखित है एग्रोनोमोई, ये कौन थे, तो ये जिले के अधिकारी होते थे एग्रोनोमोई। श्रेष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, तो श्रेणी के अध्यक्ष के लिए किया गया है। किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया, तो हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य के समय कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था, तो वो प्रदेष्टा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है, विष्टि क्या होता था प्राचीन काल में, बेकार से संबंधित था। भाग भूमि कर थी, कर क्या था, महसूल था, प्रणय ये आपातकालिक कर था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है इंडिका, यह लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान और ग्रीक के लेखकों की कृतियों में है, तो ये मिलते हैं प्लिनी द एल्डर,
डायोडोरस सिकुलस एंड स्ट्रेबो के कृतियों में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है? तो हो जाएगी अर्थशास्त्र। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था? तो वो हो जाएगा चौथा स्तंभ लेख। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सिक्के के प्रचलन के लिए उत्तरदायी था? तो हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। और यदि हम बात करें अक्षपटलाध्यक्ष की, तो यह भू राजस्व आलेख विभाग का अध्यक्ष होता था। भारत का निम्नलिखित में से कौन वर्तमान प्रांत मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था? इसमें केरल एंड तमिलनाडु नहीं था, साउथ का रीजन। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा होता था प्रादेशिक, देन राजू का आता था, सबसे बाद में आता था युक्त। अर्थशास्त्र में उल्लेखित है सीता अध्यक्ष। ये किस विभाग का अध्यक्ष था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी, तो ये हो जाएगा समाहर्ता। और यदि हम बाकियों की बात करें तो पुरोहित क्या होता था मौर्य पीरियड में? ये धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। द्वारिक राजकीय द्वार का रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता ये आय का संग्रहण करता होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। एंड यदि हम बात करें प्रशासता की, तो ये राजकीय कागजातों तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करता था, जिसे हम कहते हैं नागरिक या पौर। ये नगर का कोतवाल होता था। और अंतपाल क्या था? ये सीमावर्ती दुर्गों का अध्यक्ष होता था। जो सीमावर्ती दुर्ग थे उनका रक्षक होता था अंतपाल। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन क्या था? तो यह एक न्यायालय था, वो भी फौजदारी न्यायालय था। तो न्यायालय कितने प्रकार के थे? दो, दीवानी और फौजदारी न्यायालय। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो वो की थी राजूक को। मौर्य काल में जो पौतवाध्यक्ष था उसका संबंध था मॉपतौल से। मौर्य समाज में के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित है संस्था। इस शब्द का संबंध है किससे? गुप्तचर व्यवस्था से। मेगास्थनीज की रचना में उल्लेखित है एस्टोनोमोई। ये कौन थे? तो ये नगर अधिकारी होता था। कल्याण मतलब कि कल्याण का व्यापारिक केंद्र के रूप में उल्लेख किस यूनानी लेखक ने किया है? तो ये हो जाएगा कोसमास। निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि जो भारतीय हैं उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था? तो ये लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। निम्नलिखित किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था पर पर्याप्त धन दिया था? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन एंड स्कंदगुप्त, ये चारों ही शामिल हैं। निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा गलत है? पहला कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में है, बिल्कुल सही है। अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में भी है, ये भी सही है। उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी और अरामेक में भी हैं, यस ये भी सही है। उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे क्या? नहीं। इसका तीसरा गलत है क्योंकि ये 2 मिले थे ना कि 3। कौन सा? दिल्ली मेरठ एंड दिल्ली टोपरा। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो कि अशोक द्वारा जारी नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है मैच द कॉलम है। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, दक्षिणापद की थी सुवर्णगिरी, मध्य प्रदेश या फिर प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र, कलिंग की थी तोसली एंड अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी या महेशमती। अशोक की देव नाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर मिलता है? ये मिलता है मास्की में। अशोक के अभिलेखों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है कि ये ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण है क्या? तो नहीं, ये स्तंभ पर हैं, शिला पर हैं, गुफा पर हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अशोक की वंशावली की सूचना देते हैं, नहीं ये भी गलत है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक दर्शन की विधि भारतीय शासकों के द्वारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण करती थी? हो जाएगी हखामनी। अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया? तो हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख नहीं है? तो उसकी लोमस ऋषि गुफा पर नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। कर्ण चौपर, सुदामा एंड विश्व झोपड़ी गुफा पर अशोक का अभिलेख मिलता है। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देव नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? तो हो जाएगा दशरथ। नेक्स्ट बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अशोक के स्तंभ है और उनके शीर्ष पर पशु दिया है। तो लौरिया नंदनगढ़ पर कौन सा पशु है? तो इसमें सिंह है, ना कि वृषभ है, तो इसलिए इसका पहला ही सही नहीं है। रामपुरवा पर सिंह का चित्र मिलता है, सांची पर भी सिंह का मिलता है, संकीसा पर गज का मिलता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख है जो कि अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अब तक 3 बार पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट है अशोक के 14 शिलालेखों की श्रृंखला के अन्यत्र प्राप्त संस्करणों में से किन शिलालेखों को स्थान न देकर उनके स्थान पर धौली और जौगड़ से प्राप्त कलिंग के पृथक शिलालेखों को उत्कीर्ण किया गया है? तो इनमें हो जाएगा शिलालेख 11, 12 एंड 13, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अशोक के लुम्बिनी स्तंभ लेख के विषय में सही नहीं है? पहला कह रहा है कि यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अशोक के द्वारा बुद्ध कोड़ा कमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति इसमें है, नहीं, इसलिए इसका दूसरा गलत है, यही हो जाएगा आंसर। थर्ड कह रहा है कि अशोक के लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भार से मुक्त कर दिया था, इसने, बिल्कुल सही है। एंड डी कह रहा है कि उसने वहां के भू राजस्व को घटाकर उपज का 1/8 भाग किया था, यस, इसका डी भी करेक्ट है, इसका गलत ओनली बी। नेक्स्ट है अशोक के रुक्मणीदेह स्तंभ अभिलेख के बारे में कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि राजा के धर्म के विषय से संबंधित है, नहीं। कलिंग के विजय से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। ये संबंधित है ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध से। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है, कह रहा है कि बंगाल से खरोष्ठी के अभिलेख मिलते हैं, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि खरोष्ठी बंगाल में बहु प्रचलित थी क्या? नहीं, कारण गलत है, कथन सही। खरोष्ठी जो लिपि है इसका अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान तथा बंगाल से मिले हैं। धर्म और राज्य एक उपाधि थी किसकी थी? अशोक की उपाधि थी। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल से प्रशासन में नहीं था? तो उसमें हो जाएगा नायक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो वो हो जाएगा शहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तो ये हो जाएगा सुवर्णगिरी। पूर्वी भाग का केंद्र था तोसली, पश्चिमी भाग का उज्जैनी, दक्षिणी भाग का सुवर्णगिरी और उत्तरी भाग का टैक्सला। अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार मिलते हैं? तो ये हो जाएगा प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख, और इसी में कहा है कि अशोक ने सभी मनुष्य मेरी संतान है। निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? तो हो जाएगा कंगनहल्ली। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो हो जाएगा 12वां शिलालेख। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो हो जाएगी ब्राह्मी लिपि। जो अशोक के शिलालेख है इससे युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है, तो हो जाएगा धौली तथा जौगड़ अभिलेख में। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु नहीं है? तो उस पर हिरण नहीं है। कौन कौन सा है? कुबड़ वाला वृषभ है, हाथी है तथा अश्व मतलब कि घोड़ा है। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ पे? तो ये पाए गए थे गिरनार में। अशोक के किस स्थान के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं? तो ये हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो ये प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई? तो हो जाएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक तथा ग्रीक लिपि। रुक्मणीदेही स्तंभ किसके काल का है? तो ये अशोक के टाइम पीरियड का है। सारनाथ के धमिक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये क्या था? अशोक ने। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्तंभ। सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो हो जाएगा टी फैंथेलर। 13वां शिलालेख संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है युद्ध से। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा दूसरा शिलालेख। निम्नलिखित विदेशी राजाओं में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो इसमें डेरियस सेकंड नहीं था। अशोक का समकालीन था एंटियोकस, थियोस, टॉलमी, फिलाडेल्फस एंड मगस। नेक्स्ट है अशोक का सरेकुन अभिलेख कहाँ है? तो ये है कांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख है, तृतीय मास्की अभिलेख। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का एक हिस्सा नहीं था? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक बुद्ध की जन्मस्थली गया था? तो ये गया था अपने शासनकाल के 20वें वर्ष। अशोक ने अपने शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है, तो कौन से शिलालेख में? ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्थित है? तो ये हो जाएगा रामपुरवा। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे, इसका उल्लेख है किसमें? तो ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। सांची के स्तूप के निर्माता कौन थे? तो ये हो जाएंगे सम्राट अशोक। बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? तो ये हो जाएगा भाब्रू लघु शिलालेख में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है, क्या? गलत है पहला।
अशोक ने तीसरे शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी थी, दूसरा भी गलत है। थर्ड कह रहा है कि अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा सेकंड स्तंभ लेख में दी थी, तो यस इसका थर्ड सही है, बाकी सभी गलत है। अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कि 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन देता है, तो ये हो जाएगा 13वां शिलालेख। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं तो वो हो जाएंगे कौन कौन से, युक्त, राजुक एंड प्रादेशिक। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम तो ये हो जाएगा अश्व, सिंह, हाथी तथा वृष। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम है, तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य तथा केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है, तो ये हो जाएगा शिलालेख सेकंड। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था, तो ये हो जाएगा अशोक का 13वां शिलालेख। देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की गई थी किसके द्वारा, तो ये अशोक तथा दशरथ इन दोनों के ही द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि जो सभी मनुष्य हैं वो मेरी प्रजा या फिर संतान है, तो ये हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रो कोड्स का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, तो ये हो जाएंगे सर विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की थी, तो ये हो जाएगा लुम्बिनी स्तंभ लेख। निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ पर सिंह शीर्ष है, तो ये है सारनाथ में, सांची में, कोल्हुआ तथा लौरिया, नंदनगढ़ इन सभी में। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं बनवाई थी, तो ये बनवाई थी आजीवक के लिए, आजीवक भिक्षुओं के लिए। अशोक के द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की किसने ग्रहण की थी, तो ये हो जाएगा मोगालीपुत्र तिस ने। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था, तो इनमें पल्लव नहीं था, चोल और पांड्य थे तथा चेर थे। अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है, तो ये हो जाएगा द्वितीय स्तंभ लेख में। और अशोक के जो स्तंभ लेख इनकी संख्या 7 है, जो 6 स्थानों पर है। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी था कौन, धर्म महामात्र। श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या है जो अशोक के समकालीन थे, तो ये हो जाएंगे देवनामप्रिय तिस। निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक के समकालीन नहीं थे, तो उनमें सेल्यूकस निकेटर नहीं था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। सीरिया का थीरोस, फिलाडेल्फस का टॉलमी एंड मैसेडोनिया का एंटिगोनस गोनाटस, ये सभी अशोक के समकालीन राजा थे। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ लेख है उनमें जो यूनानी शासक है उनमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है हमें एंटीओकस का, फिर उसके बाद उल्लेख मिलता है टॉलमी का, फिर एंटीगोनस का, सबसे लास्ट में मिलता है सिकंदर का। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका उसके अभिलेख में उल्लेखित है, तो ये है कारुआ की, रानी कारुआ की। नेक्स्ट है तीसरी, बौद्ध संगीत में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र बताना है। तो मनजंतिक संबंधित है कश्मीर तथा कंधार क्षेत्र से, महारक्षित यौन क्षेत्र से, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र से, एंड सोन तथा उत्तर स्वर्णगिरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, तो पापों से भय यही नहीं है। क्या है, अहिंसा है, मतलब कि मनसा वाचा कर्मणा, व्यवहार में संयम रखना तथा सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये सभी अशोक के धम्म के सैद्धांतिक पक्षों में शामिल है। और ये टीजीटी में आया है, टीजीटी हिस्ट्री। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था, तो अपनी प्रजा के नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करना चाहता था सम्राट अशोक। धर्म शब्द का रूपांतर जो धम्म है ये संबंधित है प्राकृत भाषा से, ठीक है। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था, तो ये हो जाएगा सम्राट अशोक। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, तो ये भी हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था, तो ये हो जाएगा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। काकना तबोट महाविहार कहाँ है, तो ये है सांची में। सांची कहाँ है, एमपी में है। प्रतिवेदक का कार्य क्या था, तो ये घटनाओं की सूचना देता था। निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो निग्रोध तथा मोगालपुत्र तिस इन दोनों ने ही किया था। अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी, तो वो की थी 20वें वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अशोक के इन प्रधान शिला शासनों या शिलालेखों में से कौन सा है जो धम्म का विवरण तथा सारांश प्रस्तुत करता है, तो ये हो जाएगा शिला
लेखक 11वां। तो जो 5वां अभिलेख है इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति तथा कार्य निर्देश और मौर्य कालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और जो 12वां शिलालेख है इसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। और 12वां याद रखिएगा बहुत पूछा जाता है। साथ ही 13वां तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। एंड 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है जहाँ उसने धर्म के प्रचारक भेजे थे। नेक्स्ट है अशोक के शासन के समय जो प्रांतीय राजधानी क्या थी, तो इनमें तक्षशिला थी, तोसली थी तथा सुवर्णगिरी थी, धौली नहीं थी। ठीक है, ये भी 3 से 4 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अशोक द्विभाषित अभिलेख है, तो ये हो जाएगा शर-ए-कुना अभिलेख। और इसी में यूनानी तथा अरामीक लिपियों का प्रयोग एक साथ मिलता है। कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला था, तो ये फैला था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। अगला है कह रहे कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख मिलते हैं, तो ये हो जाएगा एराकुडी आंध्र प्रदेश तथा सन्नति कर्नाटक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 5वीं शताब्दी था इसमें वाहयान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, उसने पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशुवध को भी नियंत्रित कर दिया था। तो यस, इसका कारण और कथन सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन के व्याख्या नहीं कर रहा है। सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसमें स्तूप संख्या 1 या फिर महास्तूप जिसे हम कहते हैं, इसका आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था, तो ये बना था अशोक के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था तक्षशिला। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण हमें देखने को मिलता है कुम्हार से। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या होता था, तो ये टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था। और सिक्कों का निरीक्षक दैट इज रूपदर्शक, अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। चारागाहों का अध्यक्ष दैट इज विविताध्यक्ष। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है, तो हो जाएगा सिद्धपुर अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने ने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए कठोर दंड का विधान किया था, तो ये किया था अशोक ने। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त हुए थे, तो हो जाएंगे तक्षशिला, तोसली तथा उज्जैनी में। कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी, तो ये भी की थी अशोक ने। साथ ही इसने नेपाल में देवपत्तन या फिर देवपाटन नगर की भी स्थापना करी थी। और अशोक ने कश्मीर में धार्मिक विधि से वो अशोकेश्वर की स्थापना कराई तथा कल्हड़ जो है वो अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था, तो ये हो जाएगा तुसास्प। तो प्रमुख सौराष्ट्र के गवर्नर और उनसे जुड़े शासक से क्वेश्चन आते हैं। तो पुष्यगुप्त था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, सुविशाख था रुद्रदामन के टाइम पर, चक्रपालित स्कंदगुप्त के टाइम पर था। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन विदेशी राजा तुर्मय कहाँ का शासक था, तो ये था मिस्र मतलब कि इजिप्ट का। नेक्स्ट है असर्शन रीजन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कारण ये कह रहा है कि अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था, तो यस कारण भी सही है। तो और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाना है और कूट का उपयोग करके। तो इसमें सबसे पहले आता है चाणक्य, फिर आता है उसके बाद होता है कलिंग युद्ध, मतलब चाणक्य होते हैं किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, और ये कलिंग युद्ध होता है अशोक के टाइम पीरियड में। एंड देन उसके बाद आता है कनिष्क, ये गुप्ता पीरियड में आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो अपने शासन के 8वें वर्ष किया था। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण दैट इज 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कथन और कारण है। पहला स्टेटमेंट करा है कि सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन हुआ है, बिल्कुल सही है कथन। कारण यह है कि सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध था, गलत है इसका कारण, लेकिन कथन सही है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अशोक का उत्तराधिकारी कमजोर था इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, बिल्कुल सही है। अशोक के द्वारा जो संचालित की जाती शांति नीति, ये भी करेक्ट है। और उन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रकृति को केंद्रीकृत कर दिया था, ये भी एक पतन का कारण है। लेकिन डी कह रहा है कि परवर्ती जो मौर्य शासक थे इनके द्वारा अपनी विजय नीति चलाई गई क्या, इसलिए नहीं, डी गलत है, बाकी सभी सही हैं। मौर्य सेना में क्या शामिल थे, तो इनमें थे पदाति, अश्वारोही, रथ तथा गज आदि थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के पास
अत्यंत विशाल सेना थी। ठीक है। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया? तो ये हो जाएगा कर्टियस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है प्रलयकर, इसका अर्थ क्या था? तो ये एक आपातकर था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नाम का अधिकारी क्या करता था? तो ये सिक्कों का निरीक्षक करता था। मौर्य प्रशासन में सीता क्या थी? तो ये राजकीय भूमि का राजस्व थी। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था पड़याध्यक्ष, और पौतवाध्यक्ष क्या था? मापतौल से संबंधित था। मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्ग के विभाजन में तीसरे स्थान पर था कौन? व्यापारी था। ठीक है। तो मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे। दार्शनिक था, कृषक था, शिकारी था, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी एंड योद्धा तथा निरीक्षक और मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो डायोडोटस ये अशोक का समकालीन नहीं था। अंतेकिन, एंटियोकस एंड टॉलमी फिलाडेल्फस ये सभी अशोक के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों को सेंट्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो ये हो जाएंगे विलियम जोन्स। रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन। अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन कह रहे कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था। बिल्कुल सही है कथन। कारण यह कि अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। क्या इसलिए? नहीं, इसका कारण गलत है, लेकिन कथन बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें सेकंड वर्ग पर था कौन सा? कृषक था, और प्रथम वर्ग पर था दार्शनिक, द्वितीय पर किसान थे। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद आते थे अहीर, देन कारीगर, देन शिल्पी, देन सैनिक एंड निरीक्षक एंड फिर आते थे सभासद। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा वशिष्ठ। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान किया था। तो ये हो जाएगा सातवाहन वंश। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया था? तो ये हो जाएगा हिंद यूनानी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय दिया जाता है ये एक अज्ञात यूनानी नाविक को। शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो ये हो जाएगा 135 ईयर्स। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? तो ये हो जाएगा पुलवामी फोर्थ। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज का। मनुस्मृति में सरस्वती तथा दृष्टि नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से अभिहित है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मवर्त क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य जो कि मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? तो परिशिष्ट पर्वन, कथा कोश, वृहत कथा एंड कल्पसूत्र ये चारों ही जैन धर्म की, तो ये चारों ही जैन साहित्य जो वो मौर्य युग की जानकारी देते हैं, लेकिन इसमें आयोग के द्वारा आंसर माना गया। तो ऑप्शन डी कल्पसूत्र। महाभाष्य के रचनाकार कौन से हैं? ये हैं पतंजलि। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहते थे हम धम्म महामात्र, और ये TGT 2014 में आया है। और धर्म महामात्रों का उल्लेख मिलता है हमें 12वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किसने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो हो जाएगा हेलियोडोरस। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी है? तो ये हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट है भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक था मिनांडर, तो यस पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से जोड़ा था, ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे। तो हिंद जो यूनानी थे उन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी तो किए थे, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं थे, तो इसलिए इसका सी भी गलत हो जाता है। डी कह रहा है कि मिनांडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया था, तो ये मिनांडर ने नहीं रुद्रदामन ने लिखवाया था, तो इसका डी भी गलत है, सी भी गलत है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज के द्वारा वर्णित 2 भारतीय देवताओं डायनोसियस एंड हेराक्लीज की समानता पहचान किसने की थी? किनसे की जाती है? तो ये की जाती है शिव तथा कृष्ण से। मौर्य समाज में खानों का अध्यक्ष कहलाता था अखराध्यक्ष। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध था किससे? चोलों से था। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो ये था कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? पहला कह रहा है कि कोलची, कमर और पोदुक ये दक्षिण भारतीय पत्तन थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि हाथी दांत का उत्पादन 2 सारने में किया जाता था, ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि कोलंबिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे, ये भी करेक्ट है। एंड 4 कह रहा है कि मसालिया मुजरिस के दक्षिण में था क्या? नहीं, इसका 4 गलत है, बाकी तीनों ही सही है।
नेक्स्ट है मैच द कॉलम है। तुल्कापियर का संबंध है तुल्कापियन से। तिरुतक्कदेवर का संबंध है जीवक चिंतामणि से। इलांगुआ दिगन इसका संबंध है शिल्पाधिकारम से। तथा शतान या फिर शीतले सतनार का संबंध है मणिमेखलाई से। नेक्स्ट है संगम काल के प्रसिद्ध राजा कार्यकाल इनमें से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये थे चोल वंश से। इनमें से कौन सा तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है? तो ये हो जाएगा तिरुकुरल। संगम युगीन मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था अमैचार। मंत्री क्या होता था? अमैचार कहलाता था। पुरोहित पुरोहितार कहलाता था। सेना नायक सेनापतियार। दूत या राजदूत को दूतार कहते थे। गुप्तचर को उर्रार कहते थे। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाल कीट्स का राजदूत हेलियोडोरस आता है? तो ये हो जाएगा भागभद्र के दरबार में। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शकों के विषय में सही नहीं है? शकों ने यूची जाति के बढ़ते दबाव के कारण बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया था। क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बैक्ट्रिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ईरान के पार्थिनियों पर तदुपरांत पर दूसरा कह रहा है कि बैक्ट्रिया से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ईरान के पार्थियन तथा उसके बाद ही भारत में यूनानियों पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक शक मथुरा तक पहुंच चुके थे। ये भी करेक्ट है। डी कह रहा है कि भारत में उन्होंने मुद्राओं पर यूनानी व प्राकृत में लेख का चयन बंद कर दिया था। क्या? बंद नहीं किया था, तो इसलिए डी गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था? तो ये वेनिगर के नाम से जाना जाता था। पिल्लार क्या होते थे? ये कृषक वर्ग था। पुलैयन दास्तकार वर्ग को कहते थे। निम्नलिखित केंद्रों में से कौन सा शुंग कला का केंद्र नहीं था? तो इसमें वल्लभी नहीं था। सांची बोधगया भारहूत ये तीनों ही शुंग कला के केंद्र थे। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? तो ये है मत्स्य पुराण में। हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है खारवेल से और यह प्राकृत भाषा में है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सुदर्शन झील से है? तो ये है रुद्र दामन का। इस झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, लेकिन अशोक के काल में उसका जो गवर्नर था दुशास्प, इसने मरम्मत कराई थी। लेकिन रुद्रदामन के समय इस झील का बांध टूटा था और इसकी मरम्मत फिर से रुद्रदामन ने ही कराई थी। खारवेल किस वंश का शासक था? तो ये चेदी वंश का शासक था। नेक्स्ट है कनिष्क के समय का महान विद्वान। तो इसमें था अश्वघोष तथा चरक, ये दोनों ही। क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? तो ये शकों के अधीन थे। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो गलत है? पहला कह रहा है कि संगम साहित्य में इत्थ थोकय है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि संगम साहित्य की कविताएं सैकड़ों पुराणों मतलब कि पुराण नुक्त के समूह में संकलित हुई थी, ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहे कि संगम साहित्य में धर्म शामिल नहीं है, गलत है। संगम साहित्य में धर्म शामिल है, तो इसलिए इसका सी हो जाएगा आंसर। संगम साहित्य में शिव, कार्तिकेय तथा गणेश जैसे देवताओं का महिमा मंडन भी मिलता है। उससे मित्र शुंग के बाद शासक कौन बनता है? ये बनता है अग्निमित्र। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अरसर क्या होता था? ये शासक वर्ग था। मल्लवर दस्यु था। एनियर शिकारी होता था, लेकिन बेनिगर चर्मकार नहीं था। बेनिगर ये व्यापारी वर्ग थे, तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम मिलता है? तो ये मिलता है करिकाल का। पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताते थे? तो ये हो जाएगा उरैयूर। किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिया था? तो वो हो जाएगा तारानाथ। फायान ने गुप्त काल का वर्णन किया है। वेनसांग ने वर्धन काल या फिर पुष्य बुद्धि काल का। इत्सिंग ने पूर्व मध्य काल का। तारानाथ ने शुंग काल का। पतंजलि किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये हो जाएगा गोनर्द। शुंग युग के यक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये हुई हैं भारहूत से। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो ये हो जाएंगे अगाथोक्लीज। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिलते हैं? ये मिलते हैं अरिका मेडू से। निम्नलिखित लिपियों में से रज्जुवल के सिक्कों पर एक लिपि प्राप्त नहीं होती है, तो वहाँ पे अरामाइक नहीं प्राप्त होती है, ब्राह्मी, खरोष्टी तथा ग्रीक प्राप्त होती है। किसी कुषाण शासक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मातंग व धर्मरत्न चीन गए थे? तो ये गए थे वेंकटफिशस के काल में। नेक्स्ट है कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि और उनसे जुड़े विद्वान है। तो फ्लीट तथा कैनेडी कहते हैं कि 58 ईसा पूर्व, एंड फर्ग्यूसन, रैप्सन एंड ओल्डेनबर्ग तथा थॉमस कहते हैं 78 ईस्वी में, एंड कोनो तथा पुशी कहते हैं 90 तथा 138 ईस्वी, एंड धीरशमन कहते हैं 144 ईस्वी में। किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है? तो ये किया गया है शिल्पाधिकारम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा तुल्कापियम। भारत में मौर्य काल के बाद निम्नलिखित विदेशी आक्रमणों का सही कालक्रम बताना। तो सबसे पहले होता है इंडो ग्रीक का आक्रमण, देन इंडो स्काइथियन का आक्रमण, उसके बाद होता है इंडो पर्थियन, एंड देन कुशाणों का आक्रमण सबसे लास्ट में होता है।
प्राचीन स्थल जहाँ से मेनेंडर की मुद्राएं प्राप्त होती हैं तो ये हो जाएगा बैराट। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है तो ये हो जाएगा तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पांड्य राज्य की राजधानी थी तो ये थी मदुरई। और इसका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा मछली। और पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मेगस्थनीज ने किया था। रुद्रतामन का अभिलेख कहाँ है तो ये है जूनागढ़ में। सिरविहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान से मिलती है तो ये मिलती है मथुरा से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था तो ये हो जाएगा मुजिरिस बंदरगाह, जो कि पश्चिमी तट पर था। नाना घाट अभिलेख कहाँ है तो ये है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित विवरण किस अभिलेख में है तो ये है नासिक प्रशस्ति में। शक कारदमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था कौन सा तो ये था रुद्रदामन। यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है तो ये हो जाएगा युग पुराण तथा महाभाष्य में। सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है किसमें तो ये किया गया है पुराणों में। निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी तो ये हो जाएगा हेलियोडोरस। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो जो आरंभिक तमिल साहित्य है वो जाति प्रथा की अनुपस्थिति, मतलब कि आरंभिक तमिल साहित्य में बताया गया कि जाति प्रथा नहीं थी, इसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है। एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी कहाँ मिला है तो ये मिला है माट में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में उल्लिखित दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि कौन है तो वो हो जाएंगे प्रतिष्ठान तथा तगर हैं। और ये पीसीएस एंड नेट इन दोनों में ही पूछा गया है। अगला है, कह रहा है कि शुंग कला में बुद्ध को निम्नलिखित में से किसने चिन्हांकित किया था तो उन छत्र को, चरण पादुका, धर्मचक्र तथा बोधि वृक्ष, इन सभी को। सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रतिग्रहीता के मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है तो उसमें विष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है तो सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध किया गया है, राजा के प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रतिबंध किया गया है एंड राज कर्मचारियों के द्वारा लवण के खनन पर प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र में नहपान के काल में सुवर्ण एवं कासारपड़ के बीच क्या विनिमय दर थी तो हो जाएगी 1:35। निम्नलिखित में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है तो ये हो जाएंगी गौतमी पुत्र शातकर्णी। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महारजस रजति रजस देवपुत्रस कैसरस, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है तो ये कुषाण नरेश कनिष्क के लिए हुआ है। किसमें कनिष्क सेकंड के आरा पाषाण लेख वर्ष 41 में हुआ है। नेक्स्ट है, देवी उमा का नाम निम्नलिखित में से किनके सिक्कों पर है तो ये है कुषाण के सिक्कों पर। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन है, तो जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ख्रिस्तीय ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में जो भारत है इसका रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था, बिल्कुल सही है पहला। तो उसका तर्क क्या कह रहा है कि अरिकामेडू की जो खुदाई है उससे बड़े पैमाने पर रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो यह इसका कथन और कारण दोनों सही है। जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन पांड्यों के प्रमुख पत्तन थे, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कोरकै एंड मदुरै ये दोनों ही पांड्य के प्रमुख पत्तन थे। कौन कौन से, कोरकै एंड मदुरै। अधोलिखित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे, तो इनमें हो जाएंगे अशोक तथा खारवेल, ये दोनों ही। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, जिसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ा था। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये है कि खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब का इंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा खिसक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। तो नहीं, इसका तर्क गलत है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट सही है। संगम साहित्य में वर्णित है कनगी, ये क्या है, ये तमिल महाकाव्य की नायिका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो जो कनगी है ये संगम साहित्य किसकी, शिल्पादिकारम काव्य की नायिका है। नेक्स्ट है तृतीय तमिल संगम हुई थी कहाँ पे, तो ये हुई थी मदुरई में। तो संगम साहित्य में 3 संगमों का उल्लेख मिलता है, जो कि पांड्य राजा के संरक्षण में होती है, और उत्तरी मदुरा में 3rd संगम की स्थापना होती है। किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो ये किए थे कुषाण ने। किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित कराई थी, तो ये भी कराई थी कनिष्क ने। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट है मैच द कॉलम है तिरुकुरल, ये इसका संबंध है तिरुवल्लुवर से। शिल्पाधिकारम का संबंध है इलांगुआदिगल से। मणिमेखलय इनका संबंध है शीतलय सतनार से। एंड तुल्कापियन का संबंध है तुल्कापियर से, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है अगेन।
नहपान के समय स्वर्ण और कांसार्पण की विनिमय दर, तो ये हो जाएगी 1:35 थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से पत्तन है जो कि दक्षिण भारत है, मतलब कि जो साउथ है उसके पूर्वी तट मतलब कि ईस्टर्न कोस्ट पे थी, तो ये हो जाएंगे कावेरी पट्टनम एंड कुड़गय, और मुशेरी एंड तोंडी ये पश्चिमी तट पर थे। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त होता है रुद्रदामक शब्द का प्रयोग, अभिप्राय क्या है, तो यह रुद्रदामन क्या था, एक शक राजा द्वारा चलाया गया, रुद्रदामक क्या था, तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया एक सिक्का था। वेन सांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ था, तो वो था पेशावर में। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया है, तो ये किया है संगम साहित्य में। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन बंदरगाह नहीं था, तो अरिकामेडु, उरायूर एंड कोरका ये तीनों ही संगम युगीन बंदरगाह था, लेकिन तगर संगम युगीन बंदरगाह नहीं था। तोल्कापियन नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है, तो ये है व्याकरण, और इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना की जाती है तोल्कापियर के द्वारा। और ये द्वितीय संगम साहित्य जो कि कहाँ कपाटपुरम अलवाई में होती है, वहीं के अध्यक्ष तोल्कापियर के द्वारा की जाती है। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की जाती है अगस्त्य के द्वारा, ऋषि अगस्त्य के द्वारा। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे, तो उनमें थे शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखलय। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समुद्र पत्तन था, तो वो चेर का एक समुद्र पत्तन होता था। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड रीजन दिया है, कह रहा है कि अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था क्या, बिल्कुल सही है। पहला कारण यह है क्योंकि अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अरिकामेडु है ये हिंदू रोम व्यापार का एक केंद्र था। तो यह इसका कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, तो ये चलाए थे सातवाहनों ने। साथ ही सातवाहनों ने पोटिन, तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जो कि बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था, तो ये हो जाएगा मिनांडर। नेक्स्ट मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है, तो ये संबंधित है कुषाण काल से। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है, किसके, तो ये मिलता है हुविस्क के सिक्कों पर। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो ये है प्राकृत भाषा में। शुंग युग की पक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से मिलती हैं, तो ये मिलती हैं भारहूत से। प्राचीनतम व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था, तो ये था पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक। तो हम लोगों ने आज मौर्य एंड मौर्योत्तर पीरियड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू थे उन सभी को डिस्कस किया है, और इसी तरह हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न एंड मेडाइवल इन सभी होंगे, साथ ही नेशन मूवमेंट होगा। और ये सभी क्वेश्चन आने वाले टीजीटी, पीजीटी, इवन जीआईसी इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इवन ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भी होंगे, तो इस सीरीज़ को स्किप मत करिएगा। इसके पहले भी मैंने एक कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज़ करा रखी है, साथ ही मैंने पॉलिटिकल साइंस के भी कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराए हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही इसके साथ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल। और यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। साथ ही आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।